हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले जो अपना क्लास हुई थी उसमें अपने चैप्टर शुरू किया था, एक सेकंड चैप्टर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें अपने पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी उसके 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर है, उसको दूसरा नाम है, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है, कौन सा नाम था? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर था, उसका नाम था इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज है तो इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर नाम दिया गया था। और टर्सरी सेक्टर है, इसको अपने सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, उनको सर्विस है वो अवेलेबल करवाता है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है। आज अपने इसमें स्टडी करेंगे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। ये तीनों सेक्टर है, उनकी तुलना करेंगे अपने। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and service। अब देखो, जो तीनों सेक्टर थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, उनमें अपने को पता है कि बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं हैं, उनका उत्पादन होता है। Also the 3 sector have a large number of people working in them to produce these goods and service। और इन तीनों ही सेक्टर्स में काफ़ी संख्या में जो पीपल वर्किंग, लोग काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विस, सामान और वस्तुएं और सेवाएं, उनके उत्पादन के लिए वो काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम क्या होगा? देयर फॉर इट टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। अब अपने कैसे पता लगाएंगे कि प्रत्येक जो सेक्टर है उसमें कितने लोग लगे हुए हैं और कितनी वस्तुओं का वो उत्पादन कर रहे हैं। In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size। अब देखो, किसी भी अपने कोई भी अपना इकोनॉमी है, उसके अंदर जितना भी अपना टोटल प्रोडक्शन है, चाहे टोटल एम्प्लॉयमेंट है, उसकी दृष्टि से देखेंगे अपने तो तीनों सेक्टर हैं, उनमें से कोई एक सेक्टर है वो प्रधान होगा, डोमिनेट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट, वाइल अदर सेक्टर आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। दूसरे सेक्टर है वो अपेक्षाकृत उसके आकार में छोटे होंगे, एक है वो ज़्यादा योगदान होगा एक का। अब देखो कैसे पता लगेगा? हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नाउ द टोटल प्रोडक्शन ईच सेक्टर। अब जब प्रत्येक सेक्टर है उसमें जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनकी अपने गणना कैसे करेंगे? जो टोटल प्रोडक्शन हुआ अपना उसका प्रत्येक सेक्टर में, उसकी गणना कैसे करेंगे? हम कैसे पता लगाएंगे अपने इसका? विथ सो मैनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, you might think this is an impossible task. Not only would the task to enormous। अब देखो, आप सोचोगे कि हजारों संख्या में जो भी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी सर्विस है उनकी गणना है, अपने काउंटिंग करनी है, ये अपने को एक असंभव सा कार्य लग रहा है। Not only would to task be abnormal, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture। It won't make sense। अब देखो, आप ये भी सोचोगे भी कारों, कंप्यूटरों, जितने भी कील्स है, फर्नीचर है, उनकी संख्या है, उसको अपने ऐड किस प्रकार से करेंगे, उनका योगफल कैसे करेंगे? अपने को ये एक बेतुकी सी बात लगती है, मेक सेंस लगता है ये। इट्स ओन मेक सेंस, अपने को बेतुकी बात लगती है। यू आर राइट इन थिंकिंग सो, आप सोचते भी सही हो। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। अब देखो, इस समस्या है जो उसके समाधान के लिए जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, उनका सुझाव क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस है उनकी वास्तविक संख्याओं का योग अपने करेंगे तो नहीं होगा, उसके स्थान पर हम उनके जो मूल्य है
उनका जो वैल्यू है उनका योग करेंगे, किया जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया गया है, इफ 10,000 kg ऑफ वीट, 10,000 किलोग्राम गेहूं है, सोल्ड एट द 8 पर केजी, 8 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको बेचा जाता है, तो उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी वीट की? वैल्यू ऑफ वीट विल बी Rs 18,000, 80,000 रुपये उसकी कीमत हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स, 5,000 कोकोनट्स है, 8 Rs पर 10 पर कोकोनट्स, 10 रुपये पर कोकोनट्स के हिसाब से बेचेंगे, विल बी Rs 50,000, 50,000 रुपये उसकी कीमत हो जाएगी। सिमिलरली इसी प्रकार से देखो, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। अब देखो, इसी प्रकार से अपने तीनों सेक्टर की जितना भी गुड्स है, सर्विस है, उन तीनों सेक्टर की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन एडेड अप, और उसके बाद उसका जो योगफल है वो प्राप्त कर लेंगे। रिमेंबर, इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को? देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक। अब यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। यहाँ पर जितनी भी प्रोड्यूस्ड हुई है या जितनी भी वस्तुएं सोल्ड की गई है उनकी काउंटिंग करने की अपने को जरूरत नहीं है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, बल्कि इसमें अपने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उनकी ही गणना करेंगे कि फाइनल गुड्स क्या था और उस फाइनल जो सर्विस है उसकी प्राइस क्या है, उसकी अपनी काउंटिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल है, टेक फॉर इंस्टेंट ए फार्मर हु सेल वीट टू ए फ्लोर मिल ऑफ Rs 8 पर केजी। एक जो फार्मर है वो किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से गेहूं बेच रहे हैं, 8 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं बेचा। द मिल ग्रीड द वीट एंड सेल द फ्लोर टू ए बिस्कुट कंपनी ऑफ Rs 10 पर केजी। अब देखो, मिल ने क्या किया, गेहूं है उसकी पिसाई की और एक बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये पर केजी के हिसाब से वो आटा उसने बेच दिया। द बिस्कुट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट। इट सेल बिस्कुट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर ऑफ Rs 60 Rs 15 पर पैकेट्स। बिस्कुट आर द फाइनल गुड्स, एग्जाम्पल गुड दैट रीच द कंज्यूमर। अब देखो, सबसे पहले किसान ने गेहूं बेचा 8 रुपये केजी, उस गेहूं को आटा चक्की है उसको बेचा, उसने उसका आटा पीस के एक बिस्कुट कंपनी को बेच दिया 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। बिस्कुट कंपनी ने उसमें क्या चीज़ें मिलाई, चीनी और तेल है उनका यूज़ करके उसने उसके बिस्कुट बना लिए, 4 पैकेट बनाए 1 किलो के। बाजार में उसने उपभोक्ताओं को बेचे वो कंज्यूमर को 60 रुपये में, 15 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिस्कुट ने बेच दिए। अब बिस्कुट है वो क्या है, अंतिम उत्पाद, फाइनल गुड्स है वो, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, यानी गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स, वह वस्तुएं जो कि उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी वो अंतिम उत्पाद होगा। अब इसमें ये नहीं है कि अपने गेहूं का मूल्य जोड़ लिया, आटे का मूल्य जोड़ दिया और जो बिस्कुट है उसका मूल्य, तीनों का मूल्य ऐड नहीं होगा। इसमें केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उसका मूल्य ऐड होगा। अगर तीनों का ऐड करेंगे तो वो रिपीट होता रहेगा, उससे जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं आएगी। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड। अब देखो भी अपने केवल अंतिम जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनकी ही गणना क्यों कर रहे हैं। इन contrast to final goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods and service. The value of final goods already included the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. Hence the value of R60 for the biscuit final goods already include the value of flour Rs 10 रुपये. Similarly, the value of all other intermediate goods
would have been included to count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same things a number of times, first as wheat, then as flour and finally as biscuit. अब देखो भी अपने वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य की गणना क्यों की है। जो अपने एग्जाम्पल देखा ऊपर, उसमें देखा अपने गेहूं, आटा, ये क्या थी, मध्यवर्ती वस्तुएं थी। फाइनल गेहूं, ना तो गेहूं कंज्यूमर के पास पहुंचा, ना ही आटा कंज्यूमर के पास डायरेक्ट पहुंचा, बल्कि उससे फाइनल जो गुड्स बना वो था बिस्कुट, वो पहुंचा कंज्यूमर तक। तो वो मध्यवर्ती वस्तुएं आ जाएगी। और अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इनका यूज किया गया है। अंतिम वस्तुएं जो बनी है, बिस्कुट बना है, उसके मूल्य में जो पहले गेहूं और आटा है उनका मूल्य पहले ही उसमें शामिल है। वो जैसे बिस्कुट थी अंतिम वस्तु, उसका मूल्य 60 रुपये था, उसमें आटे का मूल्य 10 रुपये था, और उसी प्रकार से अन्य जितनी भी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनका मूल्य भी उसके अंदर ऐड होगा। इसलिए गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग अपने काउंटिंग करेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा कि एक ही वस्तु के मूल्य की गणना है वो कई बार हो जाएगी। गेहूं का मूल्य पहले गेहूं में गिन लेंगे अपने, फिर उसका मूल्य आटे में गिन लेंगे, फिर उसका मूल्य बिस्कुट में गिन लेंगे, एक मूल्य 3 बार आ जाएगा। तो इसलिए इसका मूल्य नहीं गिना जाएगा। गेहूं के रूप में, आटे के रूप में, और अंत में अंतिम वस्तु बनी बिस्कुट, उसके रूप में मूल्य की गणना कई बार हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइडिंग द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। अब देखो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक जो सेक्टर है उसके द्वारा जितनी भी अंतिम लास्ट फाइनल उत्पाद है, उसकी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं, उसका मूल्य उस वर्ष में उस प्रत्येक सेक्टर के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान अपने को करेगा। जो प्रत्येक सेक्टर है उसकी जानकारी अपने को मिल जाएगी, उसने कितना प्रोडक्शन किया है। अब देखो, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिवन व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑफ ए कंट्री। अब तीनों सेक्टर है, उनका जो उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ उनको अपने ऐड किया, सम किया, उनका योगफल किया, तो वो उस कंट्री का क्या होगा, जीडीपी होगा। सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे इसको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये उस कंट्री की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हो जाएगा। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोवन हाउ बिग द इकोनॉमी इज। अब देखो, किसी भी देश के अंदर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस है, उनका जो फाइनल वैल्यू है, उसका जो योग है वो क्या है, उस देश का जीडीपी है। और जीडीपी है वो किसी भी देश की इकोनॉमी है, उसको कैसे दर्शाएगा कि वो विशाल है, हाउ बिग, उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इन इंडिया, भारत में देखो, द मेमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। अब जो भारत में जीडीपी है, इसके मापन का काम क्या है, बहुत कठिन है। इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वो उसका अंडरटेकन करती है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collects information relating to total values, volumes of goods and services and their prices and then estimated the GDP। अब देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों के मंत्रालय, उनसे जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरीज है, उनसे क्या करती है, उनके जो भी सरकारी विभाग है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उनसे उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। किन चीज़ों की कलेक्ट करती है, वस्तुएं और सेवाओं हैं
उनकी कुल संख्या कितनी थी और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं वो सारी सारी ले लेगी उनसे, और उसके बाद में बताएगी जी जीडीपी है वो कितना है, उसका वो अनुमान लगा लेगी। अब देखो हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, अब तीनों सेक्टरों में ऐतिहासिक दृष्टि से कितना परिवर्तन हुआ है। हर सेक्टर में कुछ न कुछ चेंजिंग आई है। पहले हो सकता है किसी सेक्टर की ज़्यादा योगदान हो जीडीपी में, अब उसका योगदान धीरे धीरे कम हो गया हो, ऐसा हो सकता है। तो आपने देखना है कि इंडिया में जो 3 सेक्टर है इनमें क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं। जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द historians of many now developed countries that at initial stage of development primary sector was the most important sector of economic activity। अब देखो कि जनरली सामान्यतः क्या होता है, अधिकांश विकसित देश जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनका इतिहास देखिए अपने, तो देखा जाएगा कि उनके डेवलपमेंट में शुरू में क्या होता था, जो प्राइमरी सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा योगदान होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी डेवलपमेंट कंट्री है शुरुआत में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा योगदान था उसमें। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू prosper, many people could not take up other activities. There were increasing number of craftspersons and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector। अब देखो जैसे जैसे एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंजेस, जो अपनी फार्मिंग है उसमें टेक्निक में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है और अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बिगेन टू प्रोस्पर, समृद्ध होता है, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। अब क्या करते हैं कि अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगते हैं। मैनी पीपल कुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज, दूसरे कार्य करने लगे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। अब इसमें क्या होगा, कोई क्राफ्ट पर्सन बन जाएगा, कोई ट्रेडर्स बन जाएगा, उनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाएगी। इसी प्रकार से क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मैनी टाइम्स। इसी प्रकार से बाइंग सेलिंग्स है उनकी एक्टिविटीज है वो कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा क्या होगा, देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टर्स, कुछ क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स यानी परिवाहक बन जाएंगे, कुछ क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासक बन जाएंगे, कुछ आर्मी के कार्यों में लग जाएंगे, इनसे जुड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी देखो एट दिस स्टेज, इस स्टेज में मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। लेकिन फिर भी इस अवस्था में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती है उनमें से अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद थी, प्राथमिक सेक्टर से आती है, प्राइमरी सेक्टर से आती है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग जो प्राइमरी सेक्टर में ही रोजगार प्राप्त करते हैं। ओवर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 years, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number. They were forced to do so. As you read in history chapter, people began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually becomes the most important in total production and employment. Hence, over time a shift and taken place. This means that the importance of the sector changed. अब देखो लंबे समय, लगभग अपने 100 साल से अधिक की बात करते हैं, उसके बाद और मुख्य रूप से जब से जो
अपने लगी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी है, मेथड आए हैं, नवीन टेक्नोलॉजी आई है, फैक्ट्रीज आई है, स्टार्टेड एक्सपेंडिंग आई है, नई चीज़ें लगी है। जो लोग पहले, दो पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स, जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, अब उनमें से बहुत सारे लोग कारखानों में काम करने लग गए, है ना। फार्म्स नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर, काफ़ी संख्या में वो फैक्ट्रीज में काम करने लगे। दे वर फोर्स्ड टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर। ये अपने हिस्ट्री के चैप्टर में ये बातें पढ़ लेते हैं लगभग। अब क्या होता है कि पीपल बिगन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स, कारखानों में जो चीप रेट्स पे सस्ती वस्तुओं का उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो द्वितीयक सेक्टर होता है वो कुल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है। यही कारण है कि अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा है। इसका अर्थ है कि सेक्टरों का महत्व परिवर्तित हो गया है। दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस टू द सेक्टर हैड चेंज्ड। अब जो सेक्टरों का महत्व है वो परिवर्तन हो गया। पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, अब सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इन द पास्ट 100 years देयर हैज़ बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन डेवलपमेंट कंट्रीज। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो पिछले 100 सालों में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थी उनमें सेकेंडरी सेक्टर से जो टर्शरी सेक्टर है उसमें बदलाव हुए हैं। उनमें जो कुल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन था उसकी दृष्टि से देखा जाए तो जो टर्शरी सेक्टर है उसका महत्व बढ़ गया है। काफ़ी संख्या में जो भी रोज एम्प्लॉयमेंट थे वो लोग टर्शरी सेक्टर में ही लगे हुए हैं। जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनमें यह एक सामान्य लक्षण है, पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलपमेंट कंट्रीज। जनरल पैटर्न है ये, सामान्य सिलेक्शन दिख रहा है। उनमें भी सेकेंडरी से वो टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा लोग लग रहे हैं। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर इन इंडिया। अब देखो भारत के तीनों जो सेक्टर है उनमें कितना उत्पादन और रोजगार है। ओवर द ईयर हैव देयर बीइंग चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलपमेंट कंट्रीज। पिछले वर्षों में जो विकसित देशों के पैटर्न के स्वरूप में क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? जिस प्रकार से जो डेवलपमेंट कंट्रीज है उनमें परिवर्तन हुआ है, क्या उसी अकॉर्डिंग भारत में भी परिवर्तन हुआ है? वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब इसको अपने देखेंगे अगले पार्ट के अंदर, जो ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे। अब इसको